हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरू है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गणेश तलाई में रहता हूं। मेरे घर में मेरा बड़ा भाई गुड्डू, मेरी माँ और एक मेरी बहन है। मेरी माँ पत्थर तोड़ने का काम करती है और उससे जो कुछ मिलता है उसी से हमारा घर चलता है। मैं और मेरा भाई कोयला चोरी करते हैं और वो कोयला बेचकर जो भी हमें मिलता है उससे हम घर का कुछ सामान ले आते हैं। एक दिन मैं और मेरा भाई कोयला बेचकर घर आ रहे थे। मैंने देखा कि दुकान पर जलेबियां बन रही हैं। मेरा जलेबियां खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने अपने भाई गुड्डू से कहा मुझे जलेबी खानी है, लेकिन गुड्डू के पास उस टाइम जलेबियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने मुझसे कहा कि एक दिन मैं तुझे जी भर के जलेबियां खिलाऊंगा। मैंने अपने भाई से कहा हम जलेबियों की पूरी दुकान खरीद लेंगे। ये कहकर हम दूध लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं। कोयले के बदले उस दिन हमें दूध मिला। मेरी माँ ने हमसे पूछा कि ये दूध कहाँ से लेके आए हो, तो हमने कोई जवाब नहीं दिया। हम कोयला चोरी करते हैं इस बात का हमारी माँ को बिल्कुल भी नहीं पता था। एक दिन मेरा भाई कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। गुड्डू को जाते देख मैं भी उसके साथ चलने के लिए कहता हूँ, लेकिन गुड्डू ये कहकर मना कर देता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। लेकिन मैं उसे समझाता हूँ कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ। मैं वहाँ पर पड़ी चीजें उसको उठाकर दिखाने लग जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भाई गुड्डू नहीं मानता। मेरे काफी ज्यादा जिद करने पर वह मुझे साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मैं और मेरा भाई गुड्डू दोनों शहर की तरफ चल देते हैं। हम दोनों गांव के स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। मुझे काफी गहरी नींद आ गई थी। मेरा भाई गुड्डू मुझे जगाने की भी कोशिश करता है, लेकिन मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और वह मुझे स्टेशन पर लगे हुए एक बेंच पर लेटा देता है और मुझसे कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पे रहना। यह कहकर मेरा भाई गुड्डू चल देता है। मैं अपने भाई से कहता हूँ कि आते वक्त मेरे लिए जलेबी लेके आना। मेरा भाई कहता है ठीक है। फिर मैं अपने भाई से कहता हूँ कि मैं पूरी 2000 जलेबियां खाऊंगा। मेरा भाई कहता है ठीक है, मैं 2000 जलेबियां लेकर आऊंगा। ये कहकर मेरा भाई चला जाता है और मैं वापस वहीं पर सो जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहाँ पर सोया, लेकिन जब मैं उठा तो रात काफी हो चुकी थी। स्टेशन पर कोई भी नहीं था। उठते ही मैं अपने भाई को पुकारने लगा, लेकिन गुड्डू शायद अभी तक आया नहीं था। काफी देर इधर उधर देखने के बाद मैं स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की बोगी में जाकर सो जाता हूँ। अगली बार जब मेरी आंख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि ट्रेन चल रही है। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं उस स्टेशन से काफी दूर आ चुका हूँ। मैं ट्रेन की बोगी में इधर उधर भागने लग जाता हूँ और अपने भाई गुड्डू को पुकारने लग जाता हूँ। ट्रेन की बोगी में उस टाइम कोई भी नहीं था। यह एक पैसेंजर ट्रेन थी। मैं ट्रेन में जोर जोर से अपने भाई को पुकारता हूँ। मैं इतना छोटा था कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ट्रेन से बाहर मुझे कोई भी दिखता मैं उससे कहता कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आगे जाकर ट्रेन कोलकाता के एक स्टेशन पर रुक जाती है। मुझे पूरे 2 दिन इस ट्रेन में सफर करते हुए हो चुके हैं और मैं अपने घर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुँच चुका हूँ। मैं उस स्टेशन पर उतर जाता हूँ। स्टेशन पर काफी सारी भीड़ थी। मैं वहाँ पर भीड़ को देखकर काफी घबरा जाता हूँ और वहाँ पर भी मैं अपने भाई गुड्डू को पुकारता हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर भी अपने भाई गुड्डू को ही पुकार रहा था। वहाँ पर मैंने काफी सारे लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। असल में वहाँ की भाषा भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो मुझे क्या कह रहे हैं मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रेन के टिकट काउंटर पर भी जाकर कहा कि मुझे अपने गाँव गणेश तला जाना है, लेकिन मेरी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि गणेश तलाई मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा और पिछड़ा हुआ गाँव था। हार थक कर मैं एक नलके के पास पानी पीने के लिए जाता हूँ। वहाँ पर एक मेरे जैसी ही एक बच्ची पानी पी रही होती है। मैं उसको देखकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। वह बच्ची एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर उसी जैसे कई सारे बच्चे थे। मैं भी उनसे थोड़ा दूर वहीं पर बैठ जाता हूँ। उसी रात को कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। वो वहाँ पर सो रहे बच्चों को जबरदस्ती उठाकर ले जाने लग जाते हैं। सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलता हूँ। मैं भाग के स्टेशन के एक ब्रिज पर आ जाता हूँ। वहाँ से मैं उन बच्चों के चिल्लाने की आवाज साफ सुन सकता था। मैं काफी घबरा गया था। अब मैं वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। सुबह होते ही मैं रेलवे ट्रैक से होते हुए वहाँ से काफी दूर चला गया। मैं पटरी के ऊपर चल रहा था। रास्ते में मुझे एक औरत मिली। उसने बंगाली भाषा में मुझसे कहा कि तुम पटरी से नीचे उतर जाओ, नहीं तो यहाँ से गिर जाओगे। जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो वह समझ गई कि मुझे बंगाली नहीं आती। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें हिंदी आती है। मैंने तुरंत हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने उस औरत को बताया कि मैं खो गया हूँ और मुझे अब अपनी माँ के पास जाना है। उसने पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। मैंने अपने गांव का नाम लेते हुए कहा गणेश तला, लेकिन उस औरत ने भी गणेश तला का नाम कभी नहीं सुना था।
वह मुझे अपने साथ अपने घर पर ले गई। उसने मुझे काफी अच्छा खाना खिलाया और उसने मुझसे कहा कि कल एक आदमी आएगा जो तुम्हें ले जाएगा और तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देगा। ये सुनकर मैं खुश हो गया। अगले दिन वह आदमी आता है जिसका वह औरत जिक्र कर रही थी। उसने मेरी बॉडी को अच्छी तरह से देखा। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा, वहाँ से हम तुम्हारी मम्मी को ढूंढेंगे और तुम्हें घर पे छोड़ के आएंगे। ये कहकर वह उस औरत के पास चला गया। उसने उस औरत के कान में फुसफुसाया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम माला माल हो जाओगी, हमें ऐसे ही बच्चे की तलाश थी। मैं छोटा जरूर था लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मैं वहाँ से नजरें बचाकर भाग गया। उस औरत ने मेरा पीछा भी करने की कोशिश की लेकिन मैं किसी भी तरह से छुप छुपा कर वहाँ से भाग गया। वहाँ से थोड़ी दूर मैं एक सुनसान जगह पर रुक गया। कुछ दिन मैंने वहाँ पर भी गुजारे। ऐसे ही भागते भूखते मुझे 2 महीने हो चुके थे। भूख मिटाने के लिए मैं सड़कों पर पड़े फल उठाकर खा लेता था। एक दिन मैं एक सड़क के किनारे बैठा था। सड़क के उस पार ठीक मेरे सामने एक होटल में एक लड़का कुछ खा रहा था। मैं उसको देख के उसकी नकल करने लगा। खाना खाते टाइम वह जैसे जैसे करता मैं भी उसका एक्शन वैसे ही रिपीट कर देता। उस लड़के की नजर मेरे ऊपर पड़ गई। वह समझ गया कि मैं भूखा हूँ। वह खाना लेकर मेरे पास आया। वह सच में बहुत अच्छा लड़का था। खाना खिलाकर वह मुझे पुलिस स्टेशन लेके गया। वहाँ पर उसने पुलिस को बताया कि यह लड़का बंगाली नहीं जानता, हिंदी जानता है और यह किसी जगह गणेश तलाई से है। लेकिन पुलिस वाले भी गणेश तलाई के बारे में कुछ नहीं जानते थे क्योंकि ये गांव एक तो मध्य प्रदेश में था जो कि वहां से लगभग 1600 किलोमीटर दूर था और उस समय इंटरनेट भी इतना प्रचलन में नहीं था। उन्होंने मेरी एक फोटो खींचकर अखबार में इश्तिहार लगवा दिया और मुझे अनाथालय भेज दिया ताकि अखबार में मेरे परिवार वाले फोटो देखकर मुझे वहाँ से लेने आ जाएं। अनाथालय बहुत बड़ा था। वहाँ पर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे जो कि शायद मेरी तरह अपने परिवार से बिछड़ गए थे। वह जगह जेल से भी बदतर जगह थी। फर्क बस इतना था कि हम कोई मुजरिम नहीं थे, फिर भी हमें कैद रहना पड़ता था। वहाँ पर मैंने 3 महीने गुजारे। वहाँ पर एक औरत आती जाती रहती थी। उस औरत का काम ये देखना था कि यहाँ पर रहने वाले बच्चे किसी परेशानी में तो नहीं है। एक दिन जब वह औरत वहाँ आई तो उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे बताया कि 3 महीने से हम तुम्हारा इश्तिहार अखबार में छपवा रहे हैं, एक ऐसे अखबार में जिसे लगभग 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। ये सब सुनकर मैं काफी दुखी हुआ। फिर उस औरत ने मुझसे पूछा कि क्या तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे? मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर उसने मुझे बताया कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी जगह है और उन लोगों की फोटो भी दी जो मुझे एडॉप्ट करना चाहते थे और वह वहाँ से चली गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब मुझे ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए तैयार किया गया। मैं पहली बार उस दिन जहाज में बैठा था। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मुझे एक आदमी और एक औरत के पास ले जाया गया। उस आदमी का नाम जॉन था और उस औरत का नाम सू था। ये दोनों पति पत्नी थे। इन्होंने मुझे गोद लिया था। उनका व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। वह मुझे अपने घर में लेके गए। वो लोग मुझे अपने घर ले गए। उनका घर देखकर मैं काफी हैरान हो गया था। उनके घर में इतना भी कुछ स्पेशल नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मिट्टी के घर के सामने वह घर बहुत आलीशान था। वहाँ की साफ सफाई और फर्नीचर को देखकर मैं हैरान रह गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो गया। सू और जोहन भी मुझे गोद लेकर काफी खुश थे। हालांकि उन्होंने मुझे गोद लिया था, लेकिन फिर भी वह मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। शुरुआत में मुझे थोड़ी भाषा की दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके साथ घुल मिल जाता हूँ। मुझे अब 1 साल हो गया है और मैं उनके साथ काफी घुल मिल गया हूँ। सच में जॉन और सू बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। खैर 20 साल हो गए। मैं अब काफी बड़ा हो चुका हूँ। मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। वह मुझ पर काफी प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि मेरा एडमिशन एक कॉलेज में हो गया है। मैं अपने कॉलेज में चला जाता हूँ। वहाँ पर मेरे काफी सारे दोस्त बन जाते हैं। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इंडिया से भी हैं। वह भी मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन्होंने एक दिन एक पार्टी रखी। वहाँ पर वह काफी सारा इंडियन खाना भी लेकर आए। हम सभी वहाँ पर बैठ गए। हमने एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की। मैंने उनको बताया कि मैं कोलकाता से हूँ और यहाँ पर मैं अपने मोम, डैड, जोहन और सू के साथ रहता हूँ। काफी सारी बातें करने के बाद मैं किचन में चला जाता हूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर एक बर्तन में जलेबियाँ रखी थी। जलेबियाँ देखते ही मुझे बचपन की याद आ जाती है। मुझे साफ साफ याद आता है कि मैं कैसे अपने भाई से जलेबियाँ मांगता था और इस तरह मैं बचपन की काफी सारी यादों में खो जाता हूँ। वहाँ पर मेरे दोस्त आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब मैं उनको अपने बीते कल के बारे में बता देता हूँ। मुझे सिर्फ अपने भाई का और अपनी बहन का नाम याद है।
गांव का नाम तो मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ और अपनी माँ का भी मुझे थोड़ा थोड़ा चेहरा याद है। वो मुझे बोलते हैं कि तुम अब इंटरनेट का सहारा लेकर अपने गांव को ढूंढ सकते हो। वह मुझे गूगल मैप के बारे में भी बताते हैं। उस समय गूगल मैप प्रचलन में आया ही था। मेरे सभी दोस्त मेरी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं मेरी जिंदगी में काफी खुश था। वहाँ पर एक लड़की मेरे साथ काफी ज्यादा अटैच हो जाती है। हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अपने बचपन की याद अब कुछ ज्यादा ही आने लगी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने एक बार इंटरनेट पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ खास नतीजा नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मेरे खोने के बाद मेरी माँ और मेरा भाई कितने परेशान हुए होंगे। बेटा होने के नाते शायद मुझे एक बार तो उनसे जरूर मिलना चाहिए। सारा दिन अब तो मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था। एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड एक पहाड़ी पर बैठे थे। वहाँ पर मुझे लगा कि मेरा भाई गुड्डू मुझे बुला रहा है। वह ठीक वैसे ही बुला रहा था जैसे वह मुझे बचपन में बुलाता था। ऐसे दृश्य मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहे थे और मुझे घर की याद और भी ज्यादा आने लगी थी। अब मैं अपने परिवार के साथ भी काफी अनकंफर्टेबल हो गया हूँ और इसी वजह से मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की भी लड़ाई हो चुकी थी, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपनी असली माँ और भाई से मिलना चाहिए या फिर जॉन और सू के पास ही रहना चाहिए। इसलिए मैं काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। अब तक मैं यही सोचता था कि सू और जॉन कभी माँ बाप नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने 2 बच्चों को एडॉप्ट किया है। लेकिन एक दिन सू ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। वह चाहते तो अपने खुद के बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि दुनिया में बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। वह सभी को तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 बच्चों को तो गोद लेकर उनकी मदद कर ही सकते हैं। इतना जानने के बाद मेरी नजरों में जॉन और सू के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब मैंने अपना इंडिया जाने का इरादा बदल लिया था। मैं अब जॉन और सू को और ज्यादा दुखी नहीं कर सकता था। हालांकि मेरा जॉन और सू से दूर जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इंटरनेट पर जाता और अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता था। एक दिन ऐसे ही जाने अनजाने में मैप पर मुझे अपना गांव दिखाई दे गया और मैप पर लिखे मेरे गांव के नाम को पढ़कर मुझे याद आ गया कि मेरे गांव का नाम गणेश तला है। हालांकि मेरी यादें धुंधली थी, लेकिन मैप पर मेरे गांव की तस्वीर देखकर मेरी सारी यादें साफ होती जा रही थी। इसी तरह मैप पर देखते देखते मैंने अपना घर ढूंढ लिया था। मेरा घर थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे यह साफ पता चल रहा था कि यही घर मेरा है। मैंने ये बात अपनी माँ सू को बताई और उससे मैंने कहा कि अगर आप कहेंगे तो ही मैं अपनी माँ से मिलूंगा। और सू ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी माँ से जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारी माँ को जरूर पता लगना चाहिए कि उसका बेटा कितना सुंदर है। अपने मॉम डैड से इजाजत पाकर मैं तुरंत इंडिया के लिए निकल पड़ा। खैर, इंडिया आने के कुछ दिन बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास पहुंच गया। मैं उस शहर में पहुंच गया जहां पर मैं और मेरा भाई कोयला बेचकर आते थे। मुझे आज भी याद है, मैंने यहाँ से एक तरबूज खरीदा था। तरबूज खरीद कर मैं जैसे ही घर की तरफ भागा, एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे जोर से टक्कर मारी। मेरे सिर पर चोट लग गई थी। सर के जख्म को अपने हाथ से दबाकर मैं अपने घर की तरफ भागा जा रहा था। जिस रास्ते से मैं गया था वह रास्ता मेरे सामने ही था। ऐसे ही चलते चलते मैं अपने गांव पहुंच गया। हालांकि 20 साल के बाद यहाँ पर काफी कुछ बदल गया था, लेकिन अभी भी मैं कुछ गलियारों को और घरों को पहचान सकता था। और इसी तरह देखते देखते मैं अपने घर तक पहुंच गया। अपने घर को मैं थोड़ी दूर से ही देखकर पहचान गया था, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं रहता था। मैं काफी दुखी हो गया। मैंने पड़ोस के लोगों से पूछा भी, लेकिन वह मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे और मैं उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं हिंदी बिल्कुल भूल चुका था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वह आदमी थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता था। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। मैंने उसको बताया कि मैं सरू हूँ और जब मैं छोटा था तो इस घर में रहता था। मैंने उसको अपने भाई और अपनी माँ के बारे में भी बताया। वह आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वहाँ पर सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। उनके लिए मैं बिल्कुल अनजान व्यक्ति था। तभी थोड़ी देर बाद उस आदमी ने इशारे से मुझे बुलाया। जब मैं उस आदमी के पास गया तो मैंने देखा कि सामने से कुछ औरतें आ रही थी। उन औरतों में सबसे आगे एक औरत थी जो बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे उस औरत का चेहरा मेरे नजदीक आता जा रहा था, मुझे यह साफ होता जा रहा था कि यह मेरी माँ ही है। उसके पास आते ही मेरे मुंह से माँ निकल गया और मेरा गला पूरी तरह भर गया। माँ ने तो मुझे
दूर से ही पहचान लिया था। मैं और मेरी माँ गले लगकर बहुत रोए। मैं अपनी बहन शकीला से भी मिला, वह काफी बड़ी हो गई थी। जब मैंने अपनी माँ से अपने भाई गुड्डू के बारे में पूछा तो मेरी माँ को एकदम एक धक्का सा लगा। तब मुझे पता चला कि जिस रात मैं और मेरा भाई गुड्डू शहर गए थे, उसी रात मेरे भाई गुड्डू का एक ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वह वहीं पर मर गया था। उस रात मेरी माँ ने एक नहीं बल्कि अपने दोनों ही बेटों को खो दिया था। मैंने ऑस्ट्रेलिया जॉन और सू को एक वॉइस मैसेज किया। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपना परिवार मिल गया है, लेकिन इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अपने परिवार से मिलकर मैं बहुत खुश था। मैं हर उस जगह पर गया जहाँ पर मैं और मेरा भाई खेला करते थे। मेरी यादों में सबसे ज्यादा मुझे अपना भाई ही दिखाई देता था, क्योंकि मैं ज्यादातर वक्त अपने भाई के साथ ही गुजारता था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इतने सालों से मैं अपना नाम लोगों को गलत बताता था। मेरा नाम सरू नहीं बल्कि शेरू था।